भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक है, लेकिन वैश्विक कृषि निर्यात में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ लगभग 2.4% है। अब यह विरोधाभास छिपाना मुश्किल होता जा रहा है। 2026 में जापान ने भारतीय आमों का आयात रोक दिया। चीन ने 3 भारतीय चावल निर्यातकों के लाइसेंस रद्द कर दिए। हांगकांग ने भारतीय मसालों पर रोक लगाई, जबकि यूरोपीय संघ ने भारतीय जीरे की जांच बढ़ा दी। ये अलग अलग व्यापार विवाद नहीं हैं, ये एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करते हैं। भारत दुनिया के लिए भोजन उगा सकता है, लेकिन वह अभी हर बार यह साबित नहीं कर पाता कि उसका भोजन दुनिया के सबसे सख्त मानकों पर खरा उतरता है। मामला मार्च में तब गंभीर हुआ जब जापानी क्वारंटीन निरीक्षक लखनऊ के रहमानपुर गांव में स्थित एक वेपर हीट ट्रीटमेंट यानी वीएचटी केंद्र पहुंचे। यह सुविधा निर्यात से पहले फलों और सब्जियों को कीटों और संक्रमण से सुरक्षित बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। निर्यात दस्तावेज तैयार थे, शिपिंग की तारीखें तय थीं और महाराष्ट्र तथा गुजरात के किसानों ने जापानी बाजार के लिए अपने सबसे अच्छे अल्फांसो और केसर आम अलग रखे थे। फिर अचानक प्रक्रिया रुक गई। जापानी निरीक्षकों ने फ्यूमिगेशन, डिसइंफेक्शन और सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए और जापान ने भारतीय फलों का आयात रोक दिया। 31 मार्च को जापानी अधिकारियों ने कहा कि 25 मार्च या उसके बाद जारी किए गए निरीक्षण प्रमाण पत्रों वाले आमों को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक वे यह पुष्टि नहीं कर लेते कि संचालन के मानकों में सुधार हुआ है। ये लगभग 2 दशकों में भारत जापान आम व्यापार का पहला बड़ा व्यवधान था। जापान ने इससे पहले 1986 में फ्रूट फ्लाई की चिंता के कारण भारतीय आमों पर रोक लगाई थी। 2006 में भारत ने वीएचटी इंफ्रास्ट्रक्चर, पेस्ट सर्विलांस और एनुअल इंस्पेक्शंस की व्यवस्था मजबूत करके बाजार दोबारा हासिल किया था। 2026 का विवाद 6 प्रमुख किस्मों अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, बंगनापल्ली, चौसा और मल्लिका तक पहुंच गया। पहला बड़ा खुलासा यह है कि जापान भारत का सबसे बड़ा आम खरीदार नहीं है, लेकिन जापान की मंजूरी भारत के लिए एक ग्लोबल क्वालिटी स्टैंप की तरह काम करती है। 2025 से 2026 के बीच जापान ने भारत से लगभग $1.54 मिलियन के फ्रेश और प्रोसेस्ड मैंगो प्रोडक्ट्स खरीदे। यह भारत के विशाल कृषि व्यापार की तुलना में छोटी रकम है, लेकिन जापानी बाजार प्रीमियम प्राइसेस देता है। वहां प्रवेश का मतलब यह भी है कि भारतीय एक्सपोर्टर कठिन सेफ्टी और ट्रेसेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सकता है। एक मुंबई एक्सपोर्टर ने 2025 में लगभग 2.5 टन आम जापान भेजे थे। उसने बताया कि जापानी बायर्स के साथ भरोसा बनाने में 6 साल लगे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक अल्फोंसो किसान ने ग्रेडिंग और हैंडलिंग इक्विपमेंट पर करीब 80,000 रुपए खर्च किए और पेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग ली, क्योंकि जापानी बाजार उसे घरेलू नीलामी की तुलना में लगभग 2 गुनी कमाई देता था। इसलिए जब जापान अपना बाजार बंद करता है तो नुकसान सिर्फ गोदाम में पड़े आमों का नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हो सकते हैं, फल खराब हो सकते हैं, किसानों को वह प्रीमियम नहीं मिलता जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक निवेश किया, और दूसरे देशों के बायर्स भी पूछना शुरू कर सकते हैं कि क्या भारत की सर्टिफिकेशन सिस्टम वास्तव में भरोसेमंद है। लेकिन आम सिर्फ वार्निंग शॉट था। असली बड़ा खतरा चावल में दिखाई देता है। 17 अप्रैल को चीन ने 3 भारतीय राइस एक्सपोर्टर्स के इंपोर्ट लाइसेंसेस रद्द कर दिए। चीन ने कंसाइनमेंट्स में कथित जीएमओ ट्रेसेस मिलने का हवाला दिया। भारतीय एक्सपोर्टर्स ने इस फाइंडिंग को चुनौती दी। उनका कहना था कि शिपमेंट्स रवाना होने से पहले जीएमओ फ्री सर्टिफाइड थे। भारत सरकार भी कहती है कि देश के घरेलू धान और चावल के खेत जेनेटिक मॉडिफिकेशन से मुक्त हैं। यह विवाद इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का राइस एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत बड़ा है। 2025 से 26 में भारत ने रिकॉर्ड लगभग $12.5 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट किया। यानी चीन का फैसला सिर्फ 3 कंपनियों का मामला नहीं है, ये उस पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकता है जिस पर हजारों फार्मर्स, ट्रेडर्स,
प्रोसेसर्स और एक्सपोर्टर्स निर्भर हैं। दूसरा बड़ा खुलासा ये है कि भारत की समस्या सिर्फ फार्मिंग की नहीं है, असली समस्या वेरिफिकेशन की है। भारत के लैब्स ने पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू और एफ्लाटॉक्सिन टेस्टिंग में काफी एक्सपर्टीज बनाई है, लेकिन जीएमओ वेरिफिकेशन के लिए अलग तरह की टेस्टिंग कैपेसिटी चाहिए। इस क्षमता वाले लैब्स अभी सीमित हैं और मुख्य रूप से न्यू दिल्ली और हैदराबाद जैसे केंद्रों में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के एक्सपोर्टर्स को सैंपल सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजने पड़ सकते हैं। इससे टेस्टिंग में डिले, एक्स्ट्रा कॉस्ट और अनसर्टेनिटी पैदा होती है। और जब हर मेजर मार्केट अलग तरह के स्टैंडर्ड्स लागू करता है, तो भारत को ऐसी टेस्टिंग नेटवर्क चाहिए जो तेजी से बदलती ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स के साथ चल सके। मसालों में भी यही पैटर्न दिखाई दे रहा है। हांगकांग ने पेस्टिसाइड रेसिड्यू कंसर्न्स के कारण कई इंडियन स्पाइस प्रोडक्ट सस्पेंड किए। टेस्टिंग में लगभग 12% सैंपल्स में क्वालिटी डिविएशंस पाए गए। यूरोपियन यूनियन ने जनवरी 2025 में इंडियन क्यूमिन पर इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 30% कर दी, क्योंकि 2024 में ईयू के रैपिड अलर्ट सिस्टम पर इंडियन स्पाइसेस से जुड़े 312 अलर्ट्स आए थे। और अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खुलासा, कमजोरी जरूरी नहीं कि किसान के खेत में हो। कमजोरी अक्सर खेत और विदेशी बायर के बीच की पूरी चेन में होती है। एक किसान अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उगा सकता है, लेकिन एक्सपोर्टर को यह साबित करना पड़ता है कि उस प्रोडक्ट के साथ खेत से पोर्ट तक क्या हुआ। फूड सेफ्टी साइंटिस्ट अनन्या बोस ने इसे फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन बताया। फार्मर अपना माल एग्रीगेटर को बेचता है, एग्रीगेटर ट्रेडर को, ट्रेडर प्रोसेसर को, और इसी चेन में कहीं यह रिकॉर्ड गायब हो सकता है कि खेत में कौन सा पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुआ था। आज यही मिसिंग रिकॉर्ड बड़ी लायबिलिटी बन रहा है। प्रीमियम मार्केट्स अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखते, वे उसकी पूरी हिस्ट्री देखना चाहते हैं। फूड कहाँ उगा, कौन सा केमिकल इस्तेमाल हुआ, कब हार्वेस्ट हुआ, किस फैसिलिटी में प्रोसेस हुआ, किस लेबोरेटरी ने सर्टिफिकेट दिया। इंडिया के कई राज्यों में डिजिटल पेस्टिसाइड रिकॉर्ड्स अभी भी ऑप्शनल है। दूसरी तरफ कॉम्पिटिटर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। थाईलैंड नेशन वाइड ट्रेसेबिलिटी प्रोग्राम बना रहा है। वियतनाम फार्मर्स की ट्रेनिंग पर निवेश कर रहा है। ब्राजील और चिले कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहे हैं। भारत ने भी प्रोग्रेस की है, लेकिन स्केल अभी अनइवन है। देश में सिर्फ 207 रजिस्टर्ड पैक हाउसेज हैं और उनमें से 72% महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेटेड है। कोल्ड स्टोरेज की कमी है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स एक्सपोर्ट वैल्यू का लगभग 15% खा जाती हैं, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज की तुलना में करीब दोगुना है। और भारत के 86% से ज्यादा कल्टीवेटर्स 2 हेक्टेयर से छोटी जमीन पर खेती करते हैं। इतनी फ्रैगमेंटेड फार्मिंग सिस्टम में एक जैसा स्टैंडर्ड लागू करना बेहद मुश्किल है। यहीं भारत की एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ और मॉडर्न ग्लोबल ट्रेड सिस्टम टकराते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है, लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी देश के लगभग 42% वर्कफोर्स को रोजगार देता है, जबकि नेशनल आउटपुट में इसका हिस्सा 1/5 में से भी कम है। प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स भारत में लगभग 17% है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में 25% और चाइना में 50% है। इसका मतलब साफ है, भारत के लिए अब सिर्फ ज्यादा भोजन पैदा करना पर्याप्त नहीं है, उसे ज्यादा भोजन की क्वालिटी साबित करनी होगी। इसके लिए बेहतर लेबोरेटरीज, डिजिटल फार्म रिकॉर्ड्स, रिलायबल कोल्ड चेन्स, स्टैंडर्डाइज्ड पैकेजिंग, स्ट्रॉन्गर पेस्ट मैनेजमेंट और फास्टर सर्टिफिकेशन चाहिए। सरकार ने लेबोरेटरीज अपग्रेड करने और पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक्स तथा एफ्लाटॉक्सिन्स पर कंट्रोल्स मजबूत करने की बात कही है। पिछले दशक में रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरीज की संख्या 22 से बढ़कर 89 हुई है, जबकि अप्रूव्ड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट्स लगभग 61,000 से बढ़कर 1,70,000 से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन असली चुनौती इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट्स नहीं है। असली चुनौती एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो लाखों फार्म्स और हजारों एक्सपोर्टर्स के बीच कंसिस्टेंटली काम करे, और इसका असर किसानों पर पहले ही दिख रहा है। गुजरात के केसर मैंगो फार्मर्स ने अपना प्रमुख जापानीज बायर खो दिया। हरियाणा के एक बासमती फार्मर ने लोकल प्राइसेस में 8% गिरावट देखी। केरल के एक टर्मेरिक प्रोसेसर ने एक क्वार्टर में रेसिड्यू टेस्टिंग पर 15,000 रुपए खर्च किए। उसके प्रॉफिट का लगभग 10%।
अब यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ भारत की एग्रीकल्चरल पॉलिसी की कहानी नहीं है। एशिया के लिए ये दिखाता है कि फूड स्टैंडर्ड्स अब इकोनॉमिक पावर का हिस्सा बन चुके हैं। ग्लोबल ट्रेड के लिए ये दिखाता है कि मार्केट एक्सेस सिर्फ प्राइस पर निर्भर नहीं करता, अब प्रूफ भी उतना ही महत्वपूर्ण है और भारत के लिए स्टेक्स और भी बड़े हैं। अगर भारत अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को रिलायबल एक्सपोर्ट सिस्टम में बदल देता है तो वो सिर्फ ज्यादा फूड बेचने की क्षमता हासिल नहीं करेगा, वो प्रीमियम मार्केट्स में ज्यादा वैल्यू कैप्चर कर सकेगा। फार्मर्स को बेहतर प्राइसेस मिल सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं और इंडिया अपनी एनॉर्मस एग्रीकल्चरल कैपेसिटी को ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में बदल सकता है। लेकिन अगर सर्टिफिकेशन फेलियर्स, वीक ट्रेसबिलिटी और फ्रैगमेंटेड लॉजिस्टिक्स जारी रहते हैं तो कंपेटिटर्स उन मार्केट्स को कब्जे में ले सकते हैं जिनके लिए इंडियन फार्मर्स पहले से प्रोडक्ट्स उगा रहे हैं। भारत ने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि उसके किसान बड़े पैमाने पर फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगली परीक्षा कहीं ज्यादा कठिन है। भारत को सिर्फ दुनिया के लिए उगाना नहीं है, उसे दुनिया को यह भरोसा भी दिलाना है कि जो वो उगा रहा है वो सुरक्षित, ट्रेसेबल और लगातार भरोसेमंद है।